ध्यान दीजिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे आपको हम बताए थे कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x बाई एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1/n, ये आएगा, जहां पर n का वैल्यू जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग बता रहे थे कि शुरू में हम लोग जितनी मात्रा से प्रेशर को बढ़ाते हैं रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि शुरू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, फिर ग्राफ हमारा कर्व होता है। तो जब ग्राफ कर्व होता है तो उस केस में आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही इंटरमीडिएट प्रेशर का वैल्यू हम लोग को आया था x बाई एम इक्वल टू के पी का पावर 1/n। ये जो है आपका, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो है आपका, ये क्या है हम लोग का, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग को लॉग में कन्वर्ट करके ही हम लोग किसी चीज को सॉल्व करते हैं। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ध्यान रखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो आपका यहां से आ जाएगा लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग के, और यहां पे गुना है p का पावर 1/n। तो यहां से अगर देखें हम लोग तो log x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के p का पावर 1/n आ गया। तो ये log a गुना b के फॉर्म में है, तो log a गुना b को लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे, log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k, और गुना का मतलब log में प्लस होता है, प्लस log p का पावर 1/n। आप इसको लिख सकते हो log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k प्लस ये 1/n आगे आ जाएगा log p, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी को अरेंज फॉर्म में चाहें तो अरेंज फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखा जाए log x बाई एम, यहां से अगर लिखना चाहें हम लोग तो हम लोग का हो जाएगा log x बाई एम इज इक्वल्स टू log x बाई एम इज इक्वल्स टू 1/n log p को पहले लिख दे रहे हैं, प्लस log k, ध्यान रखना है। तो ये जो आपका इक्वेशन आएगा, ये जो हम लोग का इक्वेशन मिलेगा, नहीं, ये इक्वेशन आपका इसका लॉगरिथम फॉर्म हो गया, ध्यान रखना है, ये हम लोगों का इसका लॉग फॉर्म हो गया। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गया आपका x बाई एम इज टू के पी का पावर 1/n। IC का लॉग फॉर्म आपका हो गया log x बाई एम इज टू 1/n log p प्लस log k, बस मेरा है। तो ये हमें बताता है, अगर हम लोग समझना चाहें तो ये हमें क्या बताता है, जैसे हम लोग का फॉर्मूला यहां से दिया गया, ये जो फॉर्मूला इसको हम लोग चेक करते हैं, जैसे मान लो x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी का पावर 1/n है। तो ये क्या बताता है कि मान लो इफ आपका जो प्रेशर है वो मान लो कि 4 कर दिया जाए, 4 atm, यहां प्रेशर का मान दे दे 4 atm, यहां पर n का वैल्यू आपको 2 दे दे, n का वैल्यू कितना दे, 2 दे दे, तो देन ये आपको गिवन है भाई, ये आपको गिवन है, दो चीज है। तो अगर आपको x बाई एम का मान निकालना है तो x बाई एम इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे k, आप p का मान कितना 4 पावर 1/2, तो यहां से x बाई एम का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई कितना 2 आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर प्रेशर आप 4 गुना बढ़ाओगे
प्रेशर अगर आप 4 गुना बढ़ाओगे तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है x/m वो कितना गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। नहीं तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर आप जितना प्रेशर बढ़ाते हो, इंटरमीडिएट प्रेशर पे आप जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं होता है। नहीं, शुरू में एडजॉर्प्शन का रेट फास्ट होता है, जैसे जैसे समय बीतता है एडजॉर्प्शन का रेट कम होते जाता है, क्योंकि हम लोग बताए थे कि शुरू में कोई भी जो सॉलिड होता है उसका सरफेस खाली रहता है, तो शुरू में गैसेस पार्टिकल बहुत तेजी में चिपकते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोगों का सरफेस, सॉलिड का सरफेस भरता जाता है, उस पर गैसों के चिपकने का स्पीड कम होता जाता है। दिक्कत है? तो वही चीज हम लोग को यहां से बताया गया और उसी का एक इक्वेशन हम लोग को दिया गया। इसमें दिक्कत है नहीं। अब इसी लॉगरिथम फॉर्म का ग्राफ हम लोग खींचा रहता है, तो उसका ग्राफ हम लोग खींच के देखते हैं, देखा जाए। जो हम लोग लॉगरिथम फॉर्म लिखे थे उसी ग्राफ खींचना है। log x/m = 1/n log p + log k, ये दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन आपका लिखा हुआ है यहां पर, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है हम लोग का log x/m = 1/n log p + log k, ये y बराबर mx + c से मैच करता है। y के जगह पर log x/m है, m के जगह पर 1/n है, x के जगह पर log p है और इंटरसेप्ट c के जगह पर log k है। तो ये क्या हो गया, इसको आप बोलते हो सिंपली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यह आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमको इसका ग्राफ खींचना है भाई, तो इसमें इंटरसेप्ट है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास करेगा। नहीं, चलो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है x/m, तो हम देखो y एक्सिस के ऊपर x/m लिखे हैं, log x/m। नहीं तो log से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब किससे है, सिर्फ x/m, यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, और यहाँ जो हम लोगों का x एक्सिस है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, log p। नहीं तो देखो यानी ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c की जगह पर log k है। तो इंटरसेप्ट कहां रहता है, y एक्सिस पर। तो हम यहां मान लेते हैं कि भाई यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है, ये हमारा क्या है, log k है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए कि यहां से यहां तक का वैल्यू हमारा क्या है, log k। अब हमको देखना है कि यहां पर स्लोप है m, और स्लोप के जगह पर यानी m के जगह पर क्या दिया हुआ है, 1/n। तो ये 1/n वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होता है भाई, तो ग्राफ इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ग्राफ इज इंक्रीजिंग, आपका ग्राफ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ इंक्रीज करेगा तो ऐसा ग्राफ हम खींचेंगे तो हमें क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह का आएगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये ग्राफ हम लोग इसका खींच सकते हैं। आप चेक कर सकते हो भाई, क्या चेक करें कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। देख लो, प्रेशर जब इतना है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इतना है, प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, यानी लो प्रेशर पे अगर आप किसी गैस को चिपकाना है, अगर थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो कम गैस चिपकेंगे, अगर उसी गैस पर शुरू में ही ज्यादा प्रेशर लगा दो, नहीं तो ज्यादा गैस सरफेस पर चिपकेंगे। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे वैसे ही रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। दिक्कत है? नहीं, तो इसके इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो वही हम लोग को बताया गया। बोलिए, कुछ पूछना है, आगे बढ़े ना। चलिए देखा जाए, अगला इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। नहीं, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि नॉर्मल लाइफ में एडजॉर्प्शन का क्या यूज है, एडजॉर्प्शन को हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं उसका थोड़ा बहुत लिखा है। तो एडजॉर्प्शन का बहुत सारा यूज होता है, लेकिन एग्जाम में 1-2 ही यूज पूछता है। नहीं तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट यूज है उसको बस याद रखेंगे, ध्यान रखना है। जैसे पहला एडजॉर्प्शन का यूज कहाँ होता है, गैस मास्क। नहीं, गैस मास्क बनाने के लिए हम लोग का यूज कहते हैं, मास्क जो हम लोग पहनते हैं उसका बनाने के लिए भी एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर आपका मास्क बनाया जाता है। तो हम लोग जो मास्क यूज करते हैं वो नॉर्मल मास्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कोयला के खदान में, कोयला के माइंस में जो लोग जाते हैं वो लोग जो स्पेशल टाइप का मास्क पहन जाते हैं, उस मास्क की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है, देख लो, मेड ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल विच एडजॉर्ब पॉइजनस गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 इन कोल माइंस। नहीं, यानी जो कोल माइंस में लोग जाते हैं वो लोग अपने चेहरे पर एक्टिवेटेड चारकोल का मास्क पहन जाते हैं।
चारकोल की खासियत होती है कि वो जहरीली गैसेस को यानी पॉइजनस गैसेस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको अंदर नहीं जाने देता है, नहीं, जिसके कारण आप जहरीली गैसों से बचे रहते हैं। तो जो लोग भी कोल माइंस में जाते हैं वो लोग इस मास्क का यूज करते हैं जो कि एक्टिवेटेड चारकोल से बना होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, नहीं, यानी कोई भी चीज को अगर हमको नमी से बचाना है, किसी भी चीज को अगर हमको नमी से बचाना है तो नमी से बचाने के लिए सिलिका तथा अल्युमिनियम जेल्स का यूज किया जाता है। नहीं, सिलिका यानी थर्मोकॉल हम लोग यूज करते हैं, अल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो सिलिका और अल्युमिनियम जेल जो हैं आर यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ध्यान रखना है। ठीक, इन क्यूरिंग डिजीजेज, कुछ ऐसी दवाइयां आपकी होती हैं, नहीं, जिनका खासियत होता है कि उनके सरफेस पर जैसे ही आपके जर्म्स सटेंगे वो जर्म्स मर जाएंगे, ध्यान रखना है। तो कुछ दवाइयां हैं, वही लिखा है सम ड्रग्स एब्जॉर्ब जर्म्स एंड किल देम, ध्यान रखना है। यानी कुछ दवाइयां हैं जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे ही काम करती हैं, नहीं, उनका प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही वो कीटाणुओं को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करेंगे कीटाणु मर जाएंगे, ध्यान रखना है। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस जो अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, नहीं, तो वो रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाते हैं, तो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर बुलाते हैं, नहीं, रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्टेंट्स के बीच में सही दिशा में टकराव करवाते हैं और उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाते हैं, नहीं। तो कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। दिक्कत है किसी को भी? तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि एब्जॉर्प्शन का क्या यूज है नॉर्मल लाइफ में, तो ये सब एग्जांपल्स आप बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक इसमें आता है कैटालाइसिस, नहीं, अगला हम लोग का टॉपिक है इसमें कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस में सबसे पहले दिया गया है कैटलिस्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले से बोल रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो किसे कहते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़े थे, तो उसमें कैटलिस्ट के बारे में बताया गया था, नहीं, यहां वही बात फिर से हम लोग कैटलिस्ट के बारे में बता रहे हैं। कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टांस है जो जनरली रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जो जनरली रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, नहीं, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के समय उसके अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में या उसके अपने मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्हीं को कैटलिस्ट कहते हैं। तो लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कैटलिस्ट इज ए सबस्टांस व्हिच एक्सीलरेट द rate of a chemical reaction without undergoing any change in its chemical composition or mass during the reaction। यानी कैटलिस्ट वैसे सबस्टांस हैं जो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, बिना अपने मास में चेंज लाए और बिना अपने किसी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाए बिना। बात समझ आ रहा है? तो उन सबस्टांसेस को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक, फिर यहां लिखा हुआ है कि द फेनोमिनन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालाइसिस। नहीं, कैटालाइसिस क्या हो गया? तो जिस फेनोमिनन के द्वारा कैटलिस्ट, फेनोमिनन का मतलब प्रोसेस होता है, जानते हैं प्रोसेस और फेनोमिनन में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसेस और फेनोमिनन में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसका कोई एविडेंस नहीं हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो, उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रूफ हो भी सकता है, प्रूफ नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रोसेस का प्रूफ प्रेजेंट रहता है उसे फेनोमिनन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? फेनोमिनन। नहीं, द प्रोसेस विच हैव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ध्यान रखना है। तो ये प्रमाणित है, ये प्रूफ है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, ये प्रमाणित है। नहीं, इसीलिए कैटलिस्ट के कार्य करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कैटालाइसिस। नहीं, कैटलिस्ट जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस फेनोमिनन के द्वारा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटालाइसिस। बस मेरा, यानी उनके काम करने की प्रवृत्ति। जैसे मानव यानी आदमी, मानव का मतलब आदमी, कैसे? कैटलिस्ट यानी एक पदार्थ, नहीं, मानवता यानी आदमी के अंदर का गुण, कैटालाइसिस यानी कैटलिस्ट के अंदर का गुण। बस मेरा, उसे कार्य करने की प्रवृत्ति। बस मेरा, जैसे आपकी अपनी बिहेवियर, अपनी प्रवृत्ति, ये अंदर की गुण होती है। आप कैसा काम करते हैं वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट कैटालाइसिस जो है वो उसके काम करने का प्रोसेस है। दिक्कत है इसमें? चल आगे बढ़े। यहां से देखें हम लोग, तो इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं। नहीं, तो नाम से ही लग रहा है
पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब जनरली वैसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, नहीं वैसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। नहीं, और जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस फेनोमिनन के द्वारा ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं उस फेनोमिनन को ही क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटालाइसिस। क्या कहते हैं उसे? पॉजिटिव कैटालाइसिस। आप पढ़ सकते हो, द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द फेनोमिना इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटालाइसिस। लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है भाई, SO2 O2 से रिएक्शन करता है। नहीं, तो जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन, ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें आपका क्या हो रहा है? SO2 O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और SO3 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। नहीं, तो यहां पर जो आपका NO गैस लिया गया है ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाएगा। तो वही हम लोग को यहां से कहा गया कि भाई ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहेंगे? जैसे देख लो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं, ये आपका अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर आपका N2 गैस H2 गैस से रिएक्शन कर रहा है। नहीं, और NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये Fe नहीं रहे तो रिएक्शन वेरी स्लो होगा, ध्यान रखना है। Fe डाल देते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कैटलिस्ट का पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये कैटलिस्ट का नाम देखकर या उसका नाम सुनकर या फॉर्मूला देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो सबस्टांस पॉजिटिव कैटलिस्ट है कि निगेटिव कैटलिस्ट है। जैसे नॉर्मली कोई आदमी अगर सुंदर है, गोरा है, तो उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आदमी अच्छा ही होगा। नहीं, गोरा आदमी भी खराब हो सकता है। नहीं, और काला आदमी जो है वो अच्छा हो सकता है। नहीं, तो किसी के रंग रूप को देखकर आप उसका नेचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सेम एज किसी सबस्टांस को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है और कौन सा कैटलिस्ट निगेटिव कैटलिस्ट है। ये ध्यान रखना है। हाँ, ये जनरली देखा जाता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के मेटल होते हैं, वो जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जनरली जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, आप लोग समझते हैं ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, बस में आ रहा है। तो जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं जनरली उनको देखिएगा तो वो लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि जनरली डी ब्लॉक मेटल्स जनरली देखा जाता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। डी ब्लॉक में भी केयर करना है आपको कि डी ब्लॉक में आपके ग्रुप नंबर 8, 9, 10, ग्रुप नंबर 8, 9, 10 ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 8, 9, 10 ध्यान रखना है। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, ध्यान रखना है। ये हम लोग क्या लिखे हैं? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 8, 9, 10 एलिमेंट्स आर गुड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये सब पॉइंट है जिनको हमको ध्यान रखना है। इसमें दिक्कत है किसी को? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है बता सकते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछता है कि जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में कौन से यूज होते हैं, तो डी ब्लॉक के मेटल यूज होते हैं। नहीं, डी ब्लॉक में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट होता है? नहीं, तो ग्रुप नंबर 8, 9, 10 के जो एलिमेंट होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। तो इसमें लिखा हुआ है निगेटिव कैटलिस्ट। नहीं, तो अगर निगेटिव कैटलिस्ट की हम लोग बात करें तो हम लोग को बताया जाता है, नाम से ही लग रहा है भाई, वैसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को क्या करें? घटा दें। तो लिखा हुआ है द कैटलिस्ट विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज निगेटिव कैटलिस्ट, इज कॉल्ड एज ए
ध्यान रखना है। द कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज निगेटिव कैटलिस्ट एंड द फेनोमिनन इज कॉल्ड एज निगेटिव कैटालाइसिस। दिक्कत है, कह सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नहीं, तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। H2O2 को तोड़ना है, तो H2O2 को तोड़ने के लिए हम लोग जिस कैटलिस्ट का यूज, H2O2 को तोड़ना है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। अब H2O2 को तोड़ना नहीं है भाई, हम बोले तोड़ना है, नहीं तोड़ना नहीं है। ये H2O2 किसको बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फिगर कुछ ऐसा होता है HOOH। इसमें O सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम लोग पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं। और ये जो पेरोक्सी बॉन्ड होता है ये वेरी वीक बॉन्ड होता है। ध्यान रखना है। तो वेरी वीक बॉन्ड के कारण जो आपका H2O2 होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। H2O2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो अनस्टेबल कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल करने के लिए, यानी कोई भी अनस्टेबल कंपाउंड है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना है। तो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन जब ये करता है तो अपने आप को तोड़ता है, ये अपने आप को तोड़ता है। तो ध्यान रखना है कि बॉन्ड जो क्लीवेज प्रॉपर्टी होता है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने के कारण एनर्जी रिलीज करता है। बॉन्ड टूटने के कारण क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है। और अगर एनर्जी रिलीज करता है तो अगर ज्यादा अमाउंट में अगर आप H2O2 लिए हुए हैं और वो सब टूटना शुरू कर दें तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने की संभावना होती है। नहीं तो कोई भी रिएक्शन आपका एक्सप्लोसिव नहीं हो, नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसमें निगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं, ताकि निगेटिव कैटलिस्ट डालने पर उनके जो टूटने का स्पीड है वो कम हो जाए। टूटने का स्पीड कम होगा तो रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज कर रहा था वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्लोली करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया कि H2O2 को अगर डिकम्पोज करते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन फास्टली होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। नहीं तो इसके डिकम्पोजिशन को स्लो करने के लिए हम लोग H3PO4 यूज करते हैं। तो H3PO4 क्या करता है? हम लोगों का H3PO4 H2O2 के डिकम्पोजिशन रेट को घटा देता है। ध्यान रखना है, ये क्या करता है? डिक्रीजेज द डिकम्पोजिशन रेट, डिक्रीजेज द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर दिया रेट को, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा कि निगेटिव कैटलिस्ट होगा? ये आपका निगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। बोलिए दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। बोलिए दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए अगला हम लोग देखें अगर, तो अगला हम लोग का इसमें लिखा हुआ है प्रोमोटर्स। नहीं, प्रोमोटर किसे कहते हैं? तो देखो प्रोमोटर का मतलब होता है कि वैसे सबस्टांस जो कैटलिस्ट के साथ रहें और कैटलिस्ट के साथ रह के कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दें। वैसे सबस्टांस जो कैटलिस्ट के साथ रहें और कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दें, वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। बात समझ में आ रहा है? जैसे पहले आप 4 घंटे पढ़ रहे थे, नहीं कोई आपका रूममेट आ गया, वो आपसे पढ़ने में तेज है, नहीं और वो ज्यादा मेहनत करता है, तो पहले आप 4 घंटे पढ़ते थे, अब उसके आने से आप 6 घंटे पढ़ने लगे, तो वो आपके लिए क्या होगा? प्रोमोटर्स। ध्यान रखना है। तो एक ऐसा सबस्टांस जो आपके साथ रहे और आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे, उसे प्रोमोटर कहा जाता है। तो जस्ट वही कैटलिस्ट में भी लिखा हुआ है कि ये सबस्टांस इफ प्रेजेंट एलोंग विथ कैटलिस्ट, नहीं इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज प्रोमोटर। ठीक है, एक सबस्टांस यदि प्रेजेंट रहे किसके साथ? कैटलिस्ट के साथ, और रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, या सॉरी कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे, तो वैसे सबस्टांस क्या कहलाएंगे? प्रोमोटर्स। ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल दिया है, नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं, और यहां पर Fe सॉलिड है, तो ये जो Fe सॉलिड है आपका,
ये आपका क्या है, कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट है। और यहां पर जो आप मोलिबिडियम लिए हो भाई, ये मोलिबिडियम आपका कैसे काम कर रहा है, प्रोमोटर। तो पहले मान लो कि आपका एफी जो था उस समय जब आप सिर्फ एफी यूज किए थे, तो पर सेकेंड मान लो अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो 10 मॉलिक्यूल बना रहा था। कितना मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। अब एमओ के डाल देने से कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, तो कैटलिस्ट से कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, तो पर सेकेंड जो कि 10 बन रहा था अमोनिया, वो अब 15 बनेगा, 16 बनेगा, यानी कि उसका जो स्पीड होगा फॉर्मेशन का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उनको प्रोमोटर्स कहते हैं। दिक्कत है, प्रोमोटर किसे कहते हैं, आगे बढ़े ना, देखा जाए। अगला इसमें देखें हम लोग, तो अगला हम लोग का इसमें है पॉइजन। अगला हम लोग क्या है, पॉइजन। तो पॉइजन के लिए बोला गया कि पॉइजन क्या है भाई, तो नाम से ही लग रहा है पॉइजन, यानी वैसे सबस्टांस जो कैटलिस्ट के साथ रहें और कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को घटा दें, वैसे सबस्टांस क्या कहलाते हैं, पॉइजन कहलाते हैं। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को लिखा हुआ है, सबस्टांस इफ प्रेजेंट अलोंग विद द कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज पॉइजन। दिक्कत है, उसी को हम लोग पॉइजन कहते हैं। अब देख लो पॉइजन का कैसे एक्टिविटी होता है, समझो। नहीं तो ये तो आप पर भी लागू होता है। नहीं, आपके बहुत सारे रूममेट होते हैं जो आपके साथ आ जाए तो नहीं होता है, कहते हैं कि कितना पढ़ रहे हो, नहीं पागल उगल होना है, कम पढ़ो, नहीं मूड फ्रेश करो, तो वो लोग क्या है आपके लिए, पॉइजन है। जो आपके कार्य करने की, पढ़ने की कैपेसिटी को घटा दें, वो आपके लिए क्या है, पॉइजन है। ठीक है, जैसे हम लोग को ध्यान से देखा जाए, यहां से हम लोग को ध्यान दें तो हम लोग को यहां से लिखा हुआ है, ये अल्काइन है। यहां पे कार्बन कार्बन में कई गो बॉन्ड दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है। यहां पर हाइड्रोजन कई गो दिख रहा है, हाइड्रोजन परमाणु कई गो दिख रहा है, हाइड्रोजन एटम 4, 2s2 यानी 2 दूना का 4 हाइड्रोजन एटम है। यहां पर पीडी हम यूज किए हैं, तो पीडी जो है ये हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है भाई। पीडी हमारा कैटलिस्ट है। अब इसका हम प्रोडक्ट लिखते हैं, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख रहे हैं भाई, देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से देखो, यहां पे कार्बन 1 और 1 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, दिखाई दे रहा है ना। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, इस पर भी 1 हाइड्रोजन उतार दिए हैं। नहीं, पहले इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, अब कितना बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। नहीं, चलो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हम जोड़ दिए इस पर, और 2 हाइड्रोजन हम जोड़ दिए इस पर। चारों हाइड्रोजन यूज में आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आप देख लो यहां भी कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन 3 बॉन्ड और 1 4 बॉन्ड, ये कार्बन 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, यहां भी जो कार्बन है अभी भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है भाई। देख लो आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, दिक्कत है इसमें। तो अभी ये पीडी क्या कर रहा है, अभी ये पीडी जो है अकेले है, वो कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को तोड़ दे रहा है, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को तोड़ दे रहा है, तोड़ रहा है ना। और साथ साथ चारों हाइड्रोजन को इस कार्बन पर, यानी 2 हाइड्रोजन इस पे 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब चलो सेमी रिएक्शन है भाई, नीचे देख लो, H C ट्रिपल बॉन्ड C और H प्लस 2s2, अभी भी हाइड्रोजन कितना है 4, अभी भी कार्बन कार्बन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड। अब पीडी के साथ कौन आ गया, BSO4, पीडी के साथ कौन आ गया, BSO4। अब इसका प्रोडक्ट तुम देखोगे तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, देखो भाई, ध्यान से देखो, यहां कार्बन पर 1 हाइड्रोजन था, उतार दिए हैं। यहां भी कार्बन पर 1 हाइड्रोजन था, उतार दिए हैं। यहां ट्रिपल बॉन्ड था, अब यहां कितना है, डबल बॉन्ड। यानी कि अब प्लेटिनम जब BSO4 आ गया तो पहले 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तोड़ता था, अब 3 बॉन्ड में से कई गो बॉन्ड तोड़ा, 1 बॉन्ड। नहीं, पहले ये प्लेटिनम अकेले इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जोड़ता था, लेकिन अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितने हाइड्रोजन को जोड़ पाया, 2 हाइड्रोजन को। बाकी जो आपका 2 हाइड्रोजन है वो तो बच गया, क्या उसका यूज कर पाया, नहीं कर पाया।
तो मेरे कहने का सेंस ये है कि BaSO4 के आने से प्लैटिनम के वर्क एबिलिटी बढ़ गई कि घट गई? घट गई। नहीं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका PD जो है ये तो कैटलिस्ट था, ऊपर वाले रिएक्शन से ही मालूम चल गया था। नहीं, लेकिन BaSO4 क्या किया? उसके कार्य करने की क्षमता को घटा दिया। नहीं, तो आपका BaSO4 जो होगा वो क्या होगा? पॉइजन, विषकारक, जो इसके कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। इसमें दिक्कत है, ध्यान रखना है। अब जैसे आपको लिखा रहता है, केयर करना है, PD और ऑब्लिक देके ऐसे BaSO4 लिखा हुआ है। नहीं, तो इसका मतलब होता है कि BaSO4 प्लैटिनम के सरफेस पर चिपका हुआ है। नहीं, BaSO4 एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ PD, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को बताया कि BaSO4 जो है वो PD के सरफेस पर एडजॉर्ब है। ये BaSO4 है, ये सरफेस है, और ये PD है। दिक्कत है। साथ साथ हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो कैटलिस्ट है आपका PDBaSO4, इन दोनों को लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लिंडलर्स कैटलिस्ट। ध्यान रखना है, अगर हम लोग को PDBaSO4 लिखा हुआ है भाई, PD/BaSO4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं लिंडलर्स क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मिर्गी चल रहा है। हाँ, इसको क्या कहेंगे हम लोग? लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास से फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जल्दी छोड़िए, उसको तो नींद आ रहा था, धावा को सो रहा था। नहीं, उन्हें ये भी था, इसका भी नशा तो चढ़िए गया था हल्का हल्का। अब वो तो सोता ही रहता है। आज क्लास में 3-4 जने सो रहे हैं। नहीं, ऐसे सोते रहिएगा, भाग्य भी सो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सोना है तो सोइए उस समय जिस समय टाइम है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा मत सोते रहिए, ज्यादा सोने से भाग्य सो जाएगा।